गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो पिछले क्लास में हम मोहनजोदड़ो के जितने भी जो साइट थे, जितने भी वहाँ पे वस्तु मिले थे, वो सारे वस्तुओं के बारे में देखे थे अच्छे से, और उसके बारे में हर एक विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से हमने पता किया था, यानी कि समझे थे, यानी कि जितने भी वहाँ के वस्तु मिले हैं वह विशेषता ही हैं मोहनजोदड़ो के। तो फिर एक बार रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये 2 नंबर में भी दिए जाते हैं, 3 नंबर में और 5 नंबर में भी लिखने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की विशेषता आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। पहला होता है स्नानागार। स्नानागार जो होता है आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। दूसरा होता है शहरी केंद्रों का विकास। शहरी केंद्रों का विकास, ठीक है। और हमारा तीसरा जो टॉपिक हो जाता है अन्नागार। और चौथा टॉपिक हो जाता है सड़क निर्माण, ठीक है। और पांचवा टॉपिक होता है विशाल स्नानागार हो चुका है। पांचवा टॉपिक आपका हम कह सकते हैं नालों का निर्माण या जल निकासी प्रणाली, नालों का निर्माण। तो ये ऐसे मोहनजोदड़ो के ऐसे 5 स्थान जो वस्तुएं मिले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी विशेषता भी है। ये मोहनजोदड़ो की विशेषता है या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कह सकते हैं। आपके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 2 नंबर के ये क्वेश्चन दिए भी जा सकते हैं, 2 नंबर के ये भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। एकदम सिंगल क्वेश्चन अगर सिंगल उठाया जाए तो ये बोल देगा कि स्नानागार के बारे में आप क्या कर दीजिए कि डिस्क्राइब कीजिए, स्नानागार से आप क्या समझते हैं, शहरी केंद्रों का विकास, मोहनजोदड़ो में क्या तात्पर्य है, इस तरह से अन्नागार क्या था, इस तरह से आपको 2 नंबर में दिए जाते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर में दिया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा मोहनजोदड़ो की विशेषताओं की चर्चा करें। तो ये आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिले जितने भी वस्तु थे, यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिले थे। कुम्हार का, चाक, ये सब हड़प्पा का था। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में किया गया था, और 1921 ईस्वी में किसका खुदाई किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करने वाले दयाराम शाह ने। याद रखना है कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एक मोहनजोदड़ो को भी आपको बहुत ही याद रखना है, ये सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी ने इसका खुदाई किए थे। ये दोनों ही पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो हो गया आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोड़, ये सारे पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये होंगे पुरोहित आवास। कौन कौन से वस्तु 1922 में खुदाई किया गया था, ये सारे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से मिले जो चीज़ है वो तांबे का ढा है। ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ये पूछे ही जाते हैं। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली थी? तो आप बोलिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और एक है मातृ देवी की मूर्ति, हड़प्पा। या 2 कंफ्यूज हो जाते हैं काफी। तो फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता का प्रमुख स्थल। तो 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हड़प्पा और आपको मोहनजोदड़ो के बारे में जानना ही था, जिससे ये दोनों को ही क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी के नाम से ही जानते हैं। ये दोनों को तो आपको जानना ही था। लेकिन इसके अलावा भी अगर प्रमुख स्थल देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में ये सारे आते हैं। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में सर्वप्रथम हम चंदहोदड़ो को देखते हैं। तो चंदहोदड़ो कहाँ है? तो चंदहोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा भी चंदहोदड़ो भी पाकिस्तान में। इसका खुदाई 1931 ईस्वी में किया गया था। 1931 ईस्वी में इनके खुदाई गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। खुदाई करने वाले कौन थे? गोपाल मजूमदार। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा गोपाल मजूमदार, जो है कि खुदाई 1931 ईस्वी में किया गया है। चंदहोदड़ो में जितने भी सामान मिले हैं वह सारे लड़कियां का है, मेकअप वाला सामान चंदहोदड़ो में, जैसे कि शीशा हो गया, दर्पण हो गया, सुई, सूता, धागा, मनका, सूती वस्त्र, गुड़िया, ये सारे अलंकृत ईंट हो गए। फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चाम, कैसे दिखा रहा है कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, वैसा चाम मिला हुआ है। गुड़िया, मन का हो गया, फिर घुंघरू, पायल जितने भी हो गए, दर्पण हो गए, शीशा, जो कि लिपस्टिक लड़कियों का लगाने वाला लिपस्टिक जो होता है, ये सारे कहाँ से मिले हैं? चंदहोदड़ो से। यानी कि एक शब्द में बोला जाए तो मेकअप का सामान कहाँ से मिले हैं? चंदहोदड़ो से मिला है। एक याद रखना है, चंदहोदड़ो से यदि कोई भी वस्तु के बारे में पूछता है तो वह है अलंकृत ईंट।
ये पूछा जाता है कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अलंकृत मतलब पके हुए ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हमें चंदोदड़ो से मिला है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, यहां से क्वेश्चन उठा देगा दुर्ग रहित। तो चंदोदड़ो एक ऐसा शहर है जिसमें दुर्ग रहित यानी कि दुर्ग यानी कि दीवार नहीं बनाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके जो संस्थापक है वो गोपाल मजूमदार है। कौन है? गोपाल मजूमदार, खोदाई करने संस्थापक मजूमदार, इन्होंने ही इसका सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में खुदाई किया गया था। ये 2 से क्वेश्चन, बाकी तो सुई गुड़िया इत्यादि से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इतना। ये थे पहला जो कि चंदोदड़ो था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में से पहला। हड़प्पा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं तो दूसरा में चलते हैं। इतना ठीक है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकअप सामग्री, लिपस्टिक हो गए, शीशा हो गया, मनका हो गए, ये इत्यादि वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चाम, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे मिले हैं। अब हम देखते हैं कि रोपड़, याद रखना है। और वो कहाँ किस राज्य में है, भारत में है या पाकिस्तान में है, वो उसको भी आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं काफ़ी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रोपड़, तो रोपड़ क्या है। तो रोपड़ से आपको मात्र एक ही याद रखना है, ये पंजाब में मिला है। रोपड़ कहाँ पे मिला है? पंजाब में। पंजाब में यह बेसिकली रोपड़ है, ठीक है, पंजाब में रोपड़ है। तो ये रोपड़ में एक विशेषता, सबसे खतरनाक विशेषता है क्या, इसमें कुत्ते के साथ मानव को भी दफनाया गया है। अर्थात कह सकते हैं जो मानव जो पालतू जानवर पालते थे उन्हें भी उनके साथ दफना दिया गया है। मानव के साथ पालतू जानवरों को भी दफनाने का जो हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है, जो कि हमारे किस राज्य में है? भारत के पंजाब राज्य में है। मात्र आपको याद रखना है, यहाँ देखिए मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को भी सौंप मिला है, यानी कि दफनाया गया था। सौंप मिला यानी क्या है? दफनाया गया था। यही आप यहाँ से याद रखना है, रोपड़ से याद रखना है। लास्ट में इन सभी के स्थल भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि बनवाली, 1953 ईस्वी में रोपड़ सतलज नदी के किनारे, याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं बनवाली, ठीक है। तो बनवाली हरियाणा में मिले हैं। बनवाली जो है वो कहाँ पे मिले हैं? बनवाली हरियाणा से मिले हैं। बनवाली प्लस राखीगढ़ी, ये दोनों ही हरियाणा से मिले हैं। बनवाली का क्या प्रमुख विशेषता है? तो बनवाली में क्या मिले हैं? तो यहाँ के सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो बनवाली में है जल निकासी की प्रणाली देखने को नहीं मिले हैं। जल निकासी प्रणाली हमें नहीं देखने को मिले हैं, ये दूसरी विशेषता है। बनवाली की सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, जल निकासी प्रणाली बनवाली में नहीं है। और ये दोनों राज्य, ये दोनों ही साइड जो हैं, स्थल जो हैं, जो शहर जो हैं, वो कहाँ है? तो ये दोनों ही है हरियाणा में है, हरियाणा में है। इसका एक ट्रिक है, हम बोल सकते हैं हरि मतलब भगवान होगा, बनवाली राखी, हरियाणा से बंधवाली राखी, तो हरियाणा से बंधवाली राखी, ठीक है। हम इस तरह से आपको एक ट्रिक आप बोल सकते हैं इसका, हरियाणा से बंधवाली क्या? राखी, तो राखीगढ़ी, ये दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। तो हरियाणा से बंधवाली राखी, ये दोनों ही आपको याद रखना है। तो बनवाली की मुख्य विशेषता है कि सड़क यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी मिली है, जल निकासी प्रणाली यहाँ हमें नहीं देखने को मिलते हैं। यह आपका बनवाली का प्रमुख विशेषता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। बनवाली ऊपर दिया गया है कि जल निकासी प्रणाली देखने को नहीं मिला है, यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। अब हम देखते हैं कालीबंगा। क्या देखते हैं? कालीबंगा। कालीबंगा के साइड से ये स्थल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है।
तो आपको बताना है कि कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, कौन सा होता है? काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी होती है, चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी ही होती है कालीबंगा का अर्थ। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इसमें से प्रमुख क्षेत्र मिले हैं, जैसे कि आपको बता सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड मिला है। हवन कुंड कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। तो हवन कुंड कहाँ से मिले हैं? आप बोल सकते हैं कि बनवाली से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। जूता हुआ हल, क्या होते हैं? जूता हुआ हल, जूता हुआ हल, हल के साक्ष्य भी मिले हैं हमें। जूता हुआ हल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? यज्ञ कुंड, यज्ञ मिले हैं। तो यज्ञ, ये सारे कहाँ से मिले हैं? ये सारे कुछ जो मिले हैं आपको कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड यहाँ पे देख रहे हैं, हल हो गया, हवन कुंड हो गया, जोता हुआ खेत हो गया, ईंटें हो गया, अलंकृत ईंटें भी हो गए। एक तो अलंकृत ईंटें चंदोदड़ों में मिले थे और एक अलंकृत ईंटें आपको कालीबंगा में देखने को मिलता है। तो कालीबंगा का अर्थ पूछा जाता है, आपको भूलना नहीं है। काली मिट्टी की चूड़ी, हवन कुंड, जूता हुआ खेत, हल, यज्ञ हो गया, अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं? ये सारे वगैरह वगैरह ये कालीबंगा से मिला हुआ है, याद रखना है इतना, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? यह गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसको छोड़ दीजिए धौलावीरा को, क्योंकि ये बड़ा स्थल 3 है जिसे आपको अच्छे से समझना है, इसलिए भी हम इसको नहीं बताएंगे। धौलावीरा को छोड़कर हम आगे चलते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा से 2 मिले हैं, एक कलश समाधान और एक घोड़े की हड्डी। याद रखना है ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। कलश समाधान और घोड़े की हड्डी कहाँ के मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। अब आता है लोथल। तो लोथल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा तो लोथल किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन पहला बनता है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बनता है, गुजरात में है। बंदरगाह या तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बंदरगाह या तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह ही होता है, तो वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के एक व्यापारिक शहर का नाम बताए? लोथल। फारस का चिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल से आपको बता दे तो फारस का चिन्ह मिला है, जिससे कि यह संकेत देता है कि लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह था जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करते थे, अर्थात आयात और निर्यात होते थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी निवासी होते थे वह लोथल से ही दूसरे देश यमन, ओमान, अरब, सऊदी अरब इत्यादि इन सभी देशों में चावल हो गया, तांबे हो गया, तांबा उस टाइम खोजे गए थे, हाँ शायद तांबा मिला था, तांबे का ढेर हो चुका था, कांसे हो गए, निकेल इत्यादि जो बर्तन उतरन वगैरह, मदिरा उदरा, जितने का चीज़ का व्यापार जो किया करते थे वो लोथल बंदरगाह से ही किया करते थे। इसलिए लोथल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा बंदरगाह स्थल, गोदीवाड़ा कौन है? लोथल है, ये सारा पूछा जाता है। लोथल किस राज्य में स्थित है? ये भी पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं आखिरी साइट सिंधु सभ्यता का रंगपुर। यहाँ पे एक ही विशेषता है रंगपुर, धान की भूसी। क्या मिला है? धान की भूसी, धान की भूसी मिला है। कहाँ पे? रंगपुर पे। धान की भूसी कहाँ पे मिले हैं? ये सारे धान की जो भूसी है वह रंगपुर पे ही मिले हैं। तो हम धौलावीरा को छोड़ दिए थे, ठीक है। धौलावीरा को छोड़ने का प्रमुख कारण यही है कि अब हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा एक है राखीगढ़ी, एक है हमारा मोहनजोदड़ो। अब इन सबको छोड़ने का प्रमुख कारण क्यों है आप समझिए। अगर बोलेगा सिंधु सभ्यता का, सुनने का कोशिश कीजिएगा अच्छा से ये क्वेश्चन को, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल जो कि पाकिस्तान तक गया हुआ है, यहाँ से लेकर के सुरकोटदा पाकिस्तान तक गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा भारत में स्थित
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ये आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं कि डायरेक्ट बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखीगढ़ी, ये कहाँ पे है, हरियाणा में। और ये क्वेश्चन बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। ये सब हो गए, ये आपको हम अच्छा समझा दिए। यदि देखा जाए यहाँ पे तो आपको सारे स्थल के बारे में समझा दिए। हम एक बार सीरियल वाइज चलते हैं। नंबर 1 हड़प्पा, हड़प्पा। नंबर 2 मोहनजोदड़ो, जोदड़ो। अगर एक ही जगह सबको लिख दे आपको परेशानी नहीं होगी देखने में। नंबर 3 हमारा आता है चंदहोदड़ो। नंबर 4 में हम दे देते हैं लोथल। नंबर 5 में हम दे सकते हैं कालीबंगा। नंबर 6 क्या दे दें, कालीबंगा इम्पोर्टेंट हो गया, सुरकोटदा, कोटदा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से स्थल, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से वस्तु मिली है। सबसे पहले कुम्हार का चाक, हड़प्पा से कुम्हार का चाक हड़प्पा से मिला हुआ है। याद रखना है। श्रमिक आवास, टॉपिक भी बनाए थे, श्रमिक आवास। अब उसे भूख लगता है तो कहाँ जाता है कुम्हार, अन्नागार जाता है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है। फिर हम क्या देखे थे यहाँ पे, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। फिर दूसरा मिला है ताबूत। फिर क्या मिला है, RH-37। ये पूछा जाता है, RH-37 स्वास्तिक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं भाई, आप बोल सकते हैं स्वास्तिक चिन्ह। हम डायरेक्ट सिंबल ही बना दे रहे हैं, ठीक है। ये स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल, ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इसमें पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, ठीक है। दूसरा क्या मिला है, पुरोहित आवास के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुआं के बाद अन्नागार बोल रहे हैं, चलिए अन्नागार ही लिख देते हैं, अन्नागार, सीरियल बिगड़ गया। उसके बाद स्नानागार। उसके बाद यहाँ का सड़क मिला हुआ है, सड़क पशुपति शिव। सभागार का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। सभागार का साक्ष्य भी यहाँ में मिला है, सभागार मिला है। फिर कांसे की नर्तकी, ये इंपॉर्टेंट है आपको, कांसे की नर्तकी। सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा आवास, सबसे चौड़ी सड़क, ये सारे मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखना है। यहाँ पे मेकअप सामान, जैसे कि सुई, सूता, धागा, लिपस्टिक, याद रखना है, लिपस्टिक। दर्पण यानी कि आईना, दर्पण। बिल्ली का पीछा करता हुआ क्या लिख दे हैं, कुत्ता लिख दे रहे, शॉर्ट में कुत्ता, ये मिले हुए हैं। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, मनका। और एक इंपॉर्टेंट है अलंकृत ईंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज मिले हैं। अब हम देखते हैं कि लोथल से क्या मिला है भाई। लोथल से बंदरगाह, या तो फिर हम कह सकते हैं गोदीवाड़ा।
फिर हम क्या देखते हैं, फारस की मोहर, फारस की मोहर, जो कि मोहर जो होते थे वो सैल खड़ी पत्थर के बनाए जाते थे। आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता के मोहर किस पत्थर से बनाए जाते थे, वो सैल खड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते थे। सैल खड़ी पत्थर में एक सिंह गैंडे का चित्र होता था, एक सिंह गैंडे का चित्र होता था। कौन? सैल खड़ी पत्थर में। फारस में हुआ बंदरगाह गोदीवाड़ा, फारस मोहर मिले हैं, बस यही। ये क्या है, एक व्यापारिक शहर है लोथल। कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे पूछा जाता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या मिले हैं? हल। जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, जूता हुआ खेत मिला हुआ है, हवन कुंड मिला है, हवन करेंगे, हवन करेंगे, याद है ना आपको, हवन कुंड मिला है। ये सारे कालीबंगा से मिले हैं। सुरकोटदा से मिले हैं कलश समाधान, कलश समाधान, और युगल समाधान भी मिला है आपका लोथल से। युगल समाधान, समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले। कलश समाधान यहाँ से मिले हैं घोड़ा की हड्डी, घोड़ा की हड्डी, हड्डी। ये सारे आपके प्रमुख स्थल हैं जो कि लोथल से मिले हुए हैं। आपको याद रखना है, ये सभी क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि इसके एक ही जगह लिखने का मेरा प्रमुख कारण यह है कि आप इसे एक चार्ट बना लीजिए और एक तरह से अच्छा से लिख लीजिए। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप भूल लेना। ये थे हमारे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो को याद रखना है कि उसके क्या थी कारण है प्रमुख। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के कार्यक्रम, या तो सिंधु सभ्यता का क्या क्या होता था, वहाँ के क्या किए जाते थे। तो उतना हो चुके हैं। पूरे लिए विशाल स्नानागार, नालों का निर्माण, अन्नागार, सड़क निर्माण, यह हो गया है। हाँ, एक यहाँ पे आपका टॉपिक देना है तो दे लीजिए, ये है हमारा समाधान। ऐसे तो समाधान, सिंधु सभ्यता के लोग यदि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाते थे तो सिंधु सभ्यता के लोग करते क्या थे, आखिर वहाँ के लोग क्या करते थे, या तो फिर वह उनका जलाने का या तो तरीका क्या था, एक मरे हुए व्यक्ति का क्रियाक्रम करने का उनका क्या तरीका था। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाधान। तो समाधान में सिंधु सभ्यता के लोग 3 तरीके का अपनाया करते थे, 3 तरीके अपनाया करते थे। सबसे पहले तो वो अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो सिंधु सभ्यता के लोग डायरेक्ट उसे क्या कर दिए जाते थे, दफना दिया जाता था। दफनाया भी ऐसे जाता था कि यदि कि अमीर और गरीबी का पता चलता था दफनाने वाले में, क्योंकि अमीर यह गर्त हो गया, ये कब है, कब्र है। यदि कोई अमीर व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके नीचे क्या लगाए हुए हैं, ईटा लगाए हुए हैं। गर्त यानी कि गड्ढा में, गर्त यानी गड्ढा में ईटा लगाए हुए हैं, जिससे यह पता चलता है। ऊपर से क्या कर दिए गए हैं, चिनाई कर दिए गए हैं, और यहाँ पे आदमी को क्या कर दिए गए हैं, लेटा दिए गए हैं। यह अमीर व्यक्ति का पहचान होता था कि जो सिंधु सभ्यता में अमीर लोग होते थे वो नीचे ईंटे का गर्तों में, गड्ढा में नीचे ईंट और ऊपर से क्या प्लास्टर कर दिया जाता था, और उसी में व्यक्ति को ताबूत में बंद करके सुला दिया करते थे। यह होता था दफनाने का तरीका। और उसके साथ जितने भी आभूषण हो गए, उसका आभूषण हो गया, आभूषण या तो उनके उपयोगी वस्तु, यह व्यक्ति जिस वस्तु को उपयोग करता था उसको भी उसके साथ में क्या करते थे, दफना दिया जाता था। ये तो अमीर का पहचान हो गया, अमीर का पहचान। अमीर व्यक्ति का भी होता है सिंधु सभ्यता, ये देखने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता में गरीब व्यक्ति के में कुछ नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पे क्या होते थे, मानव को बस यहाँ पे दफना दिया जाता था, छुच्छे। इनके साथ ना तो आभूषण होते थे ना कुछ होते थे, जो कि एक गरीब का पहचान करते थे कि हाँ, सिंधु सभ्यता में भी अमीर और गरीब का हम देखने को मिलता है। एक तरह से संस्कृति विविधताएं देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अमीर के व्यक्ति यहाँ आभूषण है, ईंट के नीचे सुताया गया है, और एक व्यक्ति को गड्ढा खोद के बस छोड़ दिया गया है, उसके बीच में कुछ नहीं है, उनके उपयोगी वस्तु। ये अमीर का कारण होता था। ये समाधान का पहला तरीका होता था। दूसरा तरीका जला देना, जलाना। तो जलाने के साथ सभी को जानते हैं, हिंदू मतलब परिवार से आप होंगे, बिलोंग करते हैं जो भी, या तो फिर बहुत सारे कोई नहीं जानता है। तो जलाने के लिए हम क्या करते थे, पहले उनको जला लेते हैं। जो व्यक्ति जो भी उनका उपयोगी वस्तु होता है, जो उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसी के साथ हम दे देते हैं, या तो फिर फेंक देते हैं, दफना देते हैं,
साथ में उनके जितना भी अगर वो आभूषण के मतलब कुछ भी हो गया, उनका पहनना, जूता कपड़ा लाता, ये सारा हो गया, तो उसे भी उसके साथ दे दिया जाता था, ये होता था, जलाया जाता था। तीसरा हम देख सकते हैं फेंक दिया जाता था, या तो फिर फेंक दिया जाता था। जैसे कि पारसी धर्म में क्या होते हैं, शव को कोई कोई क्या करते हैं, फेंक भी देते थे पहले, पारसी धर्म की बात है। तो उनका सिंधु सभ्यता के लोग का यह मानना था कि यदि व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को यदि फेंक देते हैं तो वह व्यक्ति किसी न किसी जीव जंतु के उपयोगी आ जाएंगे। यह उनका सोचना था, उपयोग में आ जाएंगे, कोई जीव जंतु से खाएगा तो वो लोगों का पेट भर जाएगा, तो हमें इस व्यक्ति के शरीर के आत्मा को क्या मिलेगी, पुण्य मिलेगी, स्वर्ग में जगह मिलेगी। यह सिंधु सभ्यता का मानना था। यानी फेंक दिया, कोई भी मृत व्यक्ति के शरीर को इस तरह से फेंक दिया तो ऊपर से चील कौवे आए और खा के चले गए, इसको खा गए, ठीक है। तो यह मानते थे सिंधु सभ्यता का व्यक्ति कि हाँ, इस व्यक्ति के शरीर को खा गया है, अर्थात इन्हें पुण्य मिलेगा, इन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, यह उनके मानना था, ठीक है। तो यही थे क्या है, हमारे समाधान के 3 तरीके होते थे। सिंधु सभ्यता में समाधान के 3 तरीके होते थे। अब हम देखते हैं कि नोट में लिख लीजिएगा कि गर्त में मृत भांड पाए जाते, मिट्टी के मन के आभूषण दर्पण के दफनाया गया था, जिसका अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंधविश्वास पर आस्था रखते थे। ये सारे दफनाने का क्या अर्थ है कि वो लोग भी सोचते थे कि मरे हुए व्यक्ति भी क्या करेंगे कि वो आभूषण, मिट्टी के बर्तन, दर्पण का उपयोग करेंगे। यानी कि एक अंधविश्वास था, क्या मरे हुए व्यक्ति ये सब का उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये अंधविश्वास ठीक नहीं, हड़प्पा सभ्यता में अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शिल्प उत्पादन हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन कैसे किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो का एक बस्ती था, मोहनजोदड़ो में 7 हेक्टेयर की जो बस्ती जो थे, मोहनजोदड़ो में एक बस्ती थे जिसका आकार जब लगभग 7 हेक्टेयर का था। वो पूरी बस्ती ही शिल्प उत्पादन के लिए फेमस थी। कोई घड़ा बनाता, कोई मनके बनाता, कोई छेनी हथौड़ी का निर्माण करता, तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाता। ये सारे जो उपयोग होते थे वो कहाँ होते थे, हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं, जो कि उत्पादन संलग्न थी। शिल्प कार्यों में बनाना, शंख की कटाई करना, कोई शंख का कटाई करता, धातु कर्म, धातु को साफ सफाई करना, धातु कर्म, मोहर तथा बांट का निर्माण करना। याद रखना है, मोहर, बांट कितने केजी के होते थे, बांट जो होते थे, बांट यानी जो तौलते नहीं है तराजू में, वो वाला बांट, और एक है मोहर, को याद रखना है। मोहर ये क्या होते थे, सैल खाड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, सैल खाड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। सैल खड़ी पत्थर से बनाए जाते थे। सैल खड़ी के पत्थर आप देखे होंगे कि अब किताब में देखिएगा, इस सैल खड़ी के पत्थर के ऊपर एक सिंह का गैंडा का चित्र होगा, वही सैल खड़ी का पत्थर है, ठीक है। जैस्पर मनके बनाने इत्यादि बना, मनके बनाने का केंद्र नागेश्वर तथा बालाकोटा थे, इस तरह आपको याद रखना है। यही था कि शिल्प उत्पादन में पूरी सिंधु मोहनजोदड़ो की एक पूरा बस्ती जो कि 7 हेक्टेयर में था, पूरा एकदम बर्तन उगे कारीगर में लगा हुआ था, उत्पादन में, कलाकार में, जिसका केंद्र हमें देखने को मिलता है नागेश्वर और बालाकोटा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नागेश्वर और जो ये बालाकोटा है वो गुजरात के थोड़े से ऊपर है, वहीं पे यह केंद्र हुआ करता था, यहीं पे यह शिल्प उत्पादन का काम करते थे। जैसे कि मनका बनाना नागेश्वर में, बालाकोटा में कर सकते थे, शंख की कटाई करना नागेश्वर, बालाकोटा में ही करते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समुद्र के किनारे स्थित थे और शंख सबको लाना ऊना कहाँ होता था, तो शंख को कहाँ पे खोजे जाते थे, समुद्र में खोजे जाते थे, वहाँ से तुरंत लाया करते थे। अगर हम देखें भारत के चित्र, यहाँ पे ये क्या है, ये गुजरात है। तो गुजरात के इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान वाला, यहीं पे था आपका नागेश्वर, बालाकोटा, और ये हमारा नागेश्वर। जहाँ के लोग होते थे समुद्र से क्या करते थे, शंख मोती वोती पकड़ते थे और डायरेक्ट यहीं पे आकर के ये सब बनाते थे। तो यही होता है शिल्प उत्पादन के, जो कि सिंधु सभ्यता में देखने को मिला था। हम देखेंगे कि उत्पादन केंद्र का पहचान हम कैसे बोल सकते हैं कि नागेश्वर और बालाकोटा में उत्पादन कार्य किया जाता था। हमने तो जाके नहीं देखा, वहां जाके मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। क्या आपने देखा है कि नागेश्वर बालाकोटा में उत्पादन होते थे? इतिहासकार ने बताया है।
तो उसका कोई साक्ष्य देगा तब ना, हम कैसे उनका विश्वास कर लेंगे कि आपको कोई बोलेगा आके के घर में कि आपके मम्मी कोई भी वगैरह सॉरी आपका मतलब क्या हो गए, आप एग्जाम में फेल हो गए, तो आप बिना रिजल्ट देखे हुए आप विश्वास कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। हम कैसे फेल हो सकते हैं भाई, हम तो बहुत ही अच्छा पेपर दिए। तो वो भी इतिहासकार के बातों को हम मानेंगे जब तक वो हमको साक्ष्य नहीं देंगे। तो उत्पादन केंद्रों के पहचान के लिए उन्होंने प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, आयस तांबा ऐस, औजार, अपूर्ण वस्तु, त्याग दिया मल, कूड़ा करकट। जब हम औजार बनाते हैं, किसी का कटाई उटाई करते हैं तो छोटा छोटा चून बचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तर पिंड। पूरे शंख हो गया, तांबा ऐस जैसे कच्चा माल, तांबा का कच्चा माल हो गया। औजार, छेनी हथौड़ी भी वही लोग छोड़ दिए थे, लेके कहीं कहाँ जाएंगे, छोड़ा हुआ था। अपूर्ण वस्तु जो मतलब आधा वस्तु बना के वहीं छोड़ा हुआ था। त्याग दिया गया मल, ये भी कूड़ा करकट, ये सारे वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन, जो कि आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, सिंधु सभ्यता का पतन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5। 5 नंबर की क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन है? 5 नंबर के। बट अभागे ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। क्यों पूछिए? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एक कारण हमें नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। ये इतिहासकारों का तर्क है, सिद्धांत दिया है कि इस तरह से हुआ होगा, हुआ नहीं है। हाँ, यही कारण है, नहीं बोल सकते हम। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एक ठोस कारण हमें नहीं मिला है। उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन। उनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत साल पहले विकास हुआ, जैसे कि 2600 ईसा पूर्व, 2600 बीसी में। अब 1900 बीसी तक आने तक क्या हो गया, 1900 बीसी तक आने तक जलवायु परिवर्तन हुआ और अचानक हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यह इतिहासकारों का मानना है। दूसरा है वनों की कटाई। वन की बहुत सारा अत्यधिक कटाई करने लगे हड़प्पा निवासी। अब वन की कटाई करेंगे तो वर्षा नहीं आएंगे, सूखा हो जाएगा, भूखमरी के कारण लोग मर जाएंगे। वन ही तो वर्षा को बुलाते हैं, इसी के लिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वन ना जीवन ना, ठीक है ना। तो यही कारण से है वन की कटाई। तीसरा कारण है अत्यधिक बाढ़। क्या सिंधु सभ्यता, जितने भी आपके शहर देखने को मिले हैं सिंधु सभ्यता के, इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। और यहीं से सिंधु नदी निकल के जाता है। उनके सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदियां होकर के जाती है कि एक दिन बाढ़ आया, बहुत अधिक बारिश हुआ और यहाँ पे पानी आके गिर के चला गया, ठीक है, यह कहा जाता है। लेकिन ये गलत है, अत्यधिक बाढ़ ये गलत है। कैसे? जो वन की, ये दोनों में से एक सिद्धांत गलत है मेरे तर्क के हिसाब से। कैसे बोलिए? यदि वनों की कटाई होता है, ठीक है ना, वनों की कटाई होता है और वन में पेड़ होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 ऑब्जर्व करते हैं, और यही CO2 जो होता है वर्षा को बुलाता है। साइंस के हिसाब से वर्षा बुलाता है, ठीक है। मान के चलिए हम वन ही काट दिए तो वर्षा आएंगे ही नहीं, और वर्षा आएंगे नहीं तो क्या बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। ये कारण है। तो ये दोनों में से एक सिद्धांत गलत। ये तो वन का कटाई हो गया, अत्यधिक बाढ़ आया होगा, ठीक है, या तो वनों का अत्यधिक दोहन हुआ होगा, या तो अत्यधिक बाढ़ आया होगा। ये दोनों में से एक है। आप ही सोचिए, पेड़ पौधे ही तो वर्षा करते हैं, CO2 उसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो CO2 वर्षा बुलाता है, और वर्षा आएगा तो बाढ़ आएगा। मान के चलिए पेड़ पौधे ही काट दिए तो ना तो वर्षा होगा ना ही बाढ़ आएगा। यही कारण है, ये आपको याद रखना है। हम देखते हैं नदियों का सूख जाना। बेसिकली पेड़ पौधे को हम काट देते हैं, अर्थात नदियों का सूख जाना, पेड़ पौधे को काट देते हैं, तो अत्यधिक ये गलत हो गए, ठीक है। क्या है कि वनों को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो वर्षा नहीं होंगे, तो नदियों का सूख जाना, और वहाँ के भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, वहाँ कृषि कार्य नहीं कर जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे लोग। नदियों का मार्ग बदल देना, ये ठीक है कि यहाँ पे घर है सिंधु सभ्यता के लोग के, यहाँ से बना देते हैं, यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग के घर हैं, नदी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पटक गए, तो क्या हो गया, लोग मर गए। यह हो गया आपका सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, जिसको आपको लिखना है। इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है,
हमें नहीं पता कि ये सच में है या नहीं। ठीक है, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आपको वन लाइनर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वाधिक शहर कहाँ पे मिला है? गुजरात में। लोथल के बारे में पूछे जाते हैं। आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि कौन से शहर पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये आपका एक चैप्टर का कर दिए हम DN। तो सिंधु सभ्यता में आपका ये सारा उतना नहीं पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पूछे जाते हैं, कौन उसके खुदाई किया? दयाराम साहनी। कब? 1931 ईस्वी में। और ये पूछे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन वाले? ये सारे डेट, ये जेम्स कनिंघम को पिता उता बताए ना सब, ये पूछे जाते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, ये सारे पूछे जाएंगे, याद रखना है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो कौन खुदाई किया था इसका? राकलदास बनर्जी, याद भी रखना है। और ये तो बिल्कुल ही याद रखना है, एकदम बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वास्तिक चिंचोड़ी मोहनजोदड़ो की विशेषता 5 नंबर में देने वाले क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में, जो कि ये है आपके मोहनजोदड़ो की विशेषता। ये है सॉरी बहुत बड़ा हो गया क्या? हाँ, ये है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। समाधान के कितने तरीके थे? 3 तरीके थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। समाधान के 3 तरीके थे, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला नहीं याद रख सकते हैं, बस समझाने के लिए समझा दिए थे। शिल्प उत्पादन, ये भी नहीं पूछे जाते हैं, याद नहीं रखना है। आप ही सोचिए, सारा क्वेश्चन यहीं से देगा तो बाकी चैप्टर से कहाँ देगा? उत्पादन केंद्रों का पहचान से केवल आपको ये नागेश्वर और बालाकोटा ही पूछ सकते हैं कि कहाँ था, उसके अलावा और कहीं नहीं पूछे जाते। ना तो 2 नंबर में, ना 3 नंबर में, ना 5 नंबर में नहीं लिखे जाएंगे। 1 नंबर में ये दोनों स्थान दिए जा सकते हैं, जो कि राजस्थान से ऊपरे वाले क्षेत्र पाकिस्तान में थे। हड़प्पा सभ्यता पतन, ये भी पूछे, 50-50 चांस है, 50-50। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल चंदोदड़ो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे और इसका जगह के बारे में पूछे जाएंगे। और आपको एक लोकेटेड भी पूछा जाएगा कि कौन सा स्थल कहाँ है, लोकेटेड कीजिए, तो उसको दर्शाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक छोटा सा मैप का क्लास लेके आएंगे, जिसमें सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थल के बारे में दर्शाएंगे, कहाँ कौन सा स्थल है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।